नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम विधानसभा ने असम पॉलीगैमी प्रोहिबिशन बिल 2025 पास कर दिया है, जिसमें एक से अधिक शादी करने पर 7 साल तक जेल और शादी के समय अपने मौजूदा जीवन साथी की जानकारी छिपाने पर 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है। बिल में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो पॉलीगैमी को बढ़ावा देते हैं, जैसे माता पिता, गाँव के अधिकारी या धार्मिक नेता। उन्हें 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। बार बार अपराध करने वालों के लिए और भी कड़ी सजा तय की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं है और कई मुस्लिम देश भी पॉलीगैमी पर रोक लगा चुके हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर वे फिर सत्ता में लौटते हैं तो अगली विधानसभा के पहले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। वहीं AIUDF ने बिल का विरोध किया और इसे संविधान के कुछ आर्टिकल्स के खिलाफ बताया। नए कानून के तहत दोषियों को सरकारी नौकरी, राज्य की योजनाओं और चुनाव लड़ने से भी अयोग्य कर दिया जाएगा। गैर कानूनी शादियों से प्रभावित महिलाओं को मुआवजा देने की व्यवस्था भी की गई है। यह कानून छठे शेड्यूल वाले क्षेत्रों और जनजातियों पर लागू नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बड़ी बगावत सामने आई है। परिवारवाद के आरोप लगाते हुए पार्टी के 7 शीर्ष नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। नेताओं का आरोप है कि कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को, जो ना विधायक हैं और ना ही MLC, पार्टी के 4 विधायकों को नजरअंदाज कर बिहार कैबिनेट में मंत्री बना दिया। इस्तीफा देने वालों में पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाने वाले जितेंद्र नाथ, राज्य अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, प्रवक्ता राहुल कुमार सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कुशवाहा अब केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। हालिया बिहार चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को NDA के तहत 6 में से 4 सीटें मिली थी और मंत्री पद एक ही था, जो कुशवाहा ने बेटे को दे दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन में अब साधारण कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं बची। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक इस बगावत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में हफ्तों से चल रहे विरोध के बाद आखिरकार बड़े फैसले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट और PU चांसलर CP राधाकृष्णन ने अगले साल होने वाले PU सीनेट चुनावों की तारीखों को मंजूरी दे दी है। 91 सदस्यों वाली सीनेट की 49 सीटों के लिए चुनाव 9 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच होंगे। यह फैसला तब आया है जब केंद्र सरकार को सीनेट को छोटा करने और कई चुनाव प्रक्रियाओं को खत्म करने वाले अपने आदेश को बड़े विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। छात्रों का आंदोलन PU की ऑटोनॉमी से आगे बढ़कर राज्य के अधिकारों की लड़ाई बन गया था। 7 नवंबर को नोटिफिकेशन वापस लिया गया, लेकिन चुनाव की तारीखों की मांग को लेकर विरोध जारी रहा। अब शेड्यूल जारी होने के बावजूद छात्र अभी भी कुछ मांगों जैसे आंदोलनकारियों पर दर्ज क्रिमिनल केस हटाने पर अड़े हुए हैं। हाल के विरोध प्रदर्शनों में यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी और कई जगह पुलिस से झड़पें भी हुई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गई नई श्रमिक संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। असंगठित श्रमिक एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार की चारों लेबर कोड, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और वेतन संहिता 2019 कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देती हैं और श्रमिकों के अधिकार खत्म करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ये संहिताएं वापस नहीं ली तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। डॉक्टर उदित राज ने बताया कि 22 नवंबर को असंगठित श्रमिक कांग्रेस ने श्रम शक्ति भवन पर प्रदर्शन कर इन कोडों का विरोध किया था। उनके अनुसार नई संहिताओं में निरीक्षण सिस्टम कमजोर कर दिया गया है, जिससे मजदूरों के शोषण की संभावना बढ़ेगी। अस्थायी कर्मचारियों को केवल पंजीकरण तक सीमित किया गया है और उनके लिए ESIC और EPFO जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। हायर एंड फायर नीति से नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और हड़ताल जैसे अधिकार भी सीमित हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि श्रमिक हितों की अनदेखी करते हुए बने ये कानून तत्काल वापस लिए जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नई सरकार बनने के बाद सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपने अपने यहाँ मौजूद सभी रिक्त पदों की जानकारी दें। इसके साथ ही नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को कहा गया है कि वे जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करें, जिसमें विज्ञापन, परीक्षा और रिजल्ट की संभावित तारीख साफ साफ लिखी हो। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया
परीक्षा में विज्ञापन से रिजल्ट तक 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा यानी CBT के लिए अधिक परीक्षा केंद्र बनाने पर भी काम चल रहा है। फ्रांस ने रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से सीमित सैन्य सेवा शुरू करने का फैसला किया है। लगभग 25 साल पहले फ्रांस ने अनिवार्य सैन्य भर्ती को खत्म कर दिया था, लेकिन अब सरकार अगले साल की गर्मियों से चरणबद्ध तरीके से नई नेशनल सर्विस लागू करेगी। इस योजना के तहत 18 से 19 साल के युवा लड़के और लड़कियां 10 महीने सेना में सेवा देंगे। इसके बदले उन्हें हर महीने लगभग $700 यानी करीब 62,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेनोबल के पास एक सैन्य अड्डे पर घोषणा करते हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि खतरे से बचने का एक ही तरीका है, तैयारी। शुरुआती चरण में 3,000 युवाओं को शामिल किया जाएगा और 2035 तक लक्ष्य 50,000 का है। इस समय फ्रांस की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक और 47,000 रिजर्विस्ट मौजूद हैं। यूरोप में रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी भी ऐसी योजनाएं शुरू कर चुके हैं। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टाटा ग्रुप को सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए मिली बड़ी सरकारी सब्सिडी के कुछ ही हफ्तों बाद बीजेपी को भारी चंदा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी, जिनमें से 2 टाटा ग्रुप के थे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर सरकार ने कुल लागत का 50% यानी लगभग 44,203 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया। मंजूरी के ठीक 4 हफ्ते बाद अप्रैल 2024 में टाटा ग्रुप ने बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसी एक समूह द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में टाटा समूह ने कुल 915 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों को दिए, जिनमें से सबसे अधिक हिस्सा बीजेपी के पास गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा का प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट पिछले 3 साल से कोई दान नहीं दे रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारी रकम दी गई। स्क्रॉल का यह भी दावा है कि अन्य सेमीकंडक्टर सब्सिडी पाने वाले समूहों ने भी मंजूरी के बाद बीजेपी को चंदा दिया। इस पूरे मामले पर सरकार और कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन ने अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। इस घटना में नेशनल गार्ड के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है, जो 2021 में ऑपरेशन अलॉयस वेलकम का कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। अमेरिकी अधिकारियों ने उसे क्रिमिनल प्रवासी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को आतंकी घटना बताते हुए कहा कि जो बाइडेन के कार्यकाल में आए सभी अफगान प्रवासियों की दोबारा जांच होनी चाहिए। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ट्रंप ने DC में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड भेजने के आदेश दिए हैं। गोलीबारी फरागोट स्क्वायर मेट्रो स्टेशन के पास तब हुई जब 2 सैनिक गश्त कर रहे थे। पुलिस के अनुसार संदिग्ध अचानक सामने आया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नेशनल गार्ड ने उसे काबू में किया। बताया गया है कि संदिग्ध को 4 गोलियां लगी हैं। राज्यों में SIR पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या सरकारी स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड रखने वाले घुसपैठियों को भी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड एक कानून की रचना है और वैध है, इस हद तक कि यह उस पर आधारित लाभों या विशेषाधिकारों को स्वीकार करता है। कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता। आखिरकार आधार कार्ड एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष कानून के लिए तैयार किया जाता है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन क्या आधार को मतदान के अधिकार से जोड़ा जा सकता है? वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने SIR प्रक्रिया को जल्दबाजी और अनुचित करार देते हुए इसकी निंदा की। उसी दौरान चीफ जस्टिस का यह क्लासिक सवाल सामने आया। दरअसल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह अभियान असंवैधानिक रूप से मौजूदा मतदाताओं पर नागरिकता की पुष्टि के लिए गणना फॉर्म जमा करने का बोझ डालता है, एक ऐसी कार्रवाई जिसे उन्होंने भारत की मिलीजुली संस्कृति और लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत बताया। सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि एक अनुमान है, एक स्व घोषणा कि मैं नागरिक हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास एक आधार कार्ड है, यह मेरा निवास है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया के माध्यम से हटा दें। उन्होंने अनपढ़ और हाशिए पर रहने वाले मतदाताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की दुर्दशा पर जोर दिया, जिनके बाहर होने का खतरा है। आधार को वैध निवास प्रमाण के रूप में सिब्बल की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने सामाजिक कल्याण
और मताधिकार के पीछे एक स्पष्ट अंतर खींचा। सीजीआई ने टिप्पणी की कि मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे देश से पड़ोसी देशों में घुसपैठ करते हैं, वे भारत आते हैं, वे भारत में काम कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। कोई गरीब रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहा है, कोई निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम कर रहा है। अगर आप उसे आधार कार्ड जारी करते हैं ताकि वह रियायती राशन या किसी अन्य लाभ का फायदा उठा सके, तो यह हमारे संवैधानिक लोकाचार का हिस्सा है, यह हमारी संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब उसे मतदाता भी बनाया जाना चाहिए? उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि आधार जो कानून के तहत बनाया गया है कल्याणकारी विशेषाधिकारों के लिए अविवादित है, यह ऑटोमेटिक रूप से मतदान की पात्रता नहीं दे सकता है, खासकर गैर नागरिकों के लिए। एक ऐसे देश में जहां 96 करोड़ से अधिक मतदाता नामांकित हैं, कानूनी विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि यह सुनवाई चुनावों में आधार की भूमिका को स्पष्ट करेगी। अगर आधार को किसी के पते का वैध प्रमाण नहीं माना गया तो नागरिकता पर खतरा मंडराना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार के आदेश पर लोगों ने आधार बनवाए। सरकारी विभागों में हर कदम पर आधार मांगा जाता है। इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को अगर ठुकराया गया तो इसके नतीजे दूरगामी होंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक इशारों भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इस बयान को सिद्धरमैया के बाद सत्ता बदलाव की मांग और उससे जुड़े राजनीतिक दबाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है, यानी हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चाहे वह जज हो, भारत के राष्ट्रपति हो, मैं, आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति, यही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद शिव कुमार ने कुर्सी वाली टिप्पणी की। अपने आसपास खड़े समर्थकों से बैठने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं उन पर बैठने की बजाय वे बेवजह खड़े रहते हैं। इस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा के नए बुलेटिन पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि सभापति के फैसलों की आलोचना सदन के अंदर या बाहर नहीं की जा सकती। बुलेटिन में यह भी निर्देश दिया गया है कि सदन के अंदर कोई भी नारा, यहां तक कि थैंक यू, वंदे मातरम या जय हिंद भी नहीं लगाया जा सकता। ममता बनर्जी ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि जय हिंद और वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत और आज़ादी की लड़ाई के नारे हैं। नेताजी का नारा जय हिंद कोई कैसे रोक सकता है? जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जारी बुलेटिन में सांसदों को यह भी याद दिलाया गया कि सदन में दिखावा नहीं करना चाहिए और यदि कोई सदस्य दूसरे की आलोचना करता है तो उसे जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना होगा। जवाब के समय अनुपस्थित रहना संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ बताया गया। यह बुलेटिन विंटर सेशन से पहले जारी किया गया है, जब नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।